वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स। ये फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 501 की फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पॉइंट्स से MCQs स्पेशली आते हैं फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के अंदर और क्वेश्चन एंड आंसर भी आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट, हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को एक जैसा समझते हैं। लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि ये दोनों सेम हैं या नहीं हैं। ट्रेनिंग को जो है अक्सर डेवलपमेंट के साथ ही यूज़ किया जाता है, लेकिन ये सिनोनिमस टर्म्स नहीं है, ऐसी टर्म नहीं है जो कि एक दूसरे के बदले इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ट्रेनिंग को डेवलपमेंट की जगह यूज़ करें और डेवलपमेंट को ट्रेनिंग की जगह। ट्रेनिंग में टिपिकली फोकस होता है कि प्रोवाइड किया जाए एम्प्लॉयज़ को स्पेसिफिक स्किल्स, यानी कि ट्रेनिंग के ज़रिए स्पेसिफिक स्किल, खास स्किल्स जो कि ज़रूरत होते हैं जॉब के लिए, वो सीखते हैं और हेल्प किया जाता है उनको कि वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को करेक्ट कर सकें, जो भी उनकी खामियां उसको दूर कर सकें परफॉर्मेंस के अंदर, ताकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो सके। इसके मुकाबले में जो डेवलपमेंट होती है उसके ज़रिए प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को एबिलिटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पड़ती है, इनकी फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा होता है। ट्रेनिंग तो जो है वो एक तरह से करंट रिक्वायरमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि जो अभी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए ट्रेन किया जा रहा होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये फ्यूचर के लिए डेवलप किया जा रहा होता है। उसका जो लेवल होता है एक तरह से वो बढ़ता है एम्प्लॉय का फ्यूचर के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, इसको डिफ़ाइन किया गया है एज एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो कि होता है डिफिनेट टाइम पीरियड के अंदर, ताकि इंक्रीज़ किया जाए पॉसिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए जॉब परफॉर्मेंस को भी, ग्रोथ को भी। और ट्रेनिंग पार्ट है, हिस्सा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, जो कि डील करता है डिज़ाइनिंग करने के साथ प्रोग्राम्स की, जो कि परमिट करता है लर्नर्स को कि वो हासिल करें नॉलेज भी और स्किल्स जो कि ज़रूरत है उनकी प्रेजेंट जॉब के लिए। जॉब रोटेशन की अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि रोटेट किया जा रहा होता है एम्प्लॉय को, इनके मूव किया जाता है बहुत सी पोजीशन पे, एक जगह काम करते करते दूसरी जगह भेज दिया जाता है। उसको हम रोटेट करते हैं और ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि एक्सपेंड किया जाए स्किल्स को, नॉलेज को और एबिलिटीज़ को। जॉब रोटेशन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है। सो वर्टिकल रोटेशन जो है इज़ नथिंग मोर देन प्रमोट करना वर्कर को इनटू अ न्यू पोजीशन। वर्टिकल जब रोटेशन होगी तो प्रमोट किया जाएगा वर्कर को एक नई पोजीशन के अंदर। अब है साइमुलेशन की बात करें, ये जो ट्रेनिंग डिवाइस होती हैं और वेरी करती है इसकी जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और ये डुप्लिकेट होता है रियल वर्ल्ड का। साइमुलेशन असल में एक तरह से डुप्लीकेशन होती है रियल चीज़ों की। आजकल गेम्स जो आते हैं उनमें भी आपने देखा होगा उनके नामों में साइमुलेटर वगैरह लिखा होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक तरह से ये डुप्लीकेट है, रियल जो वर्ल्ड है उसकी एक तरह से डुप्लीकेशन की गई है, कॉपी बनाई गई है। साइमुलेशन टेक्निक में भी यही होता है। साइमुलेशन से मुराद ये होता है कि क्रिएट करना एक आर्टिफिशियल लर्निंग एनवायरनमेंट जो कि अप्रॉक्सीमेट करता है एक्चुअल जॉब कंडीशन को, यानी कि वो एक्चुअल जॉब कंडीशन की तरह ही होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाता है जो एक्चुअल जॉब कंडीशन की तरह होता है। और ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जब पायलट की ट्रेनिंग होती है। वहाँ पर होता क्या है कि डायरेक्टली असली जहाज़ के ऊपर ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, बल्कि साइमुलेशन के ज़रिए ट्रेन किया जाता है, फिर जाके असली जहाज़ के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। रोल ऑफ द HR डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो रोल है HR डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या है। HR डिपार्टमेंट रोल प्ले करता है कुछ परफॉर्म करते हुए फंक्शंस को। वो क्या है कि प्रोवाइड करता है एम्प्लॉई को ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ओरिएंटेशन वगैरह दी जाती है, और कंट्रीब्यूट करता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होती है और इवेल्यूएट ट्रेनिंग होती है, इवेल्यूएशन की जाती है, एग्जामिनेशन की जाती है। नाउ दी करियर प्लानिंग जो होता है, ये ऑन गोइंग प्रोसेस से चलता हुआ एक प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, सेट करते हैं गोल्स को भी और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से उन किन मीन्स को यूज़ करते हुए अचीव करेंगे वो उनको। और वो प्रोसेस जिसके अंदर इंडिविजुअल प्लान करते हैं उनके लाइफ्स वर्क, उसको कहा जाता है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के ज़रिए एक पर्सन जो है वो इवेल्यूएट करता है अपनी एबिलिटीज़ को, इंटरेस्ट को, कंसिडर करता है वो अल्टरनेटिव करियर अपॉर्चुनिटीज़ को, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस्टेब्लिश करता है करियर गोल्स कि ये गोल्स होंगे मेरे, और प्लान करता है क्रिटिकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। यूजुअली करियर प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो एक्सपेक्टेड होते हैं कि उनको अचीव किया जाए, एक्सपेक्टेड टू अचीव वन और मोर ऑब्जेक्टिव, वन ऑफ द मोर ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब वो क्या है
मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट होना, जो अवेलेबल टैलेंट है उसकी सेल्फ अप्रेजल अपॉर्चुनिटीज़ होना है एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि कंसिडर कर रहे हैं न्यू या ट्रेडिशनल करियर पाथ। इसके अलावा मोर एफिशिएंट डेवलपमेंट होना ह्यूमन रिसोर्सेज की विद इन भी और अमंग डिविजन्स भी, और जो जोग्राफिकल लोकेशंस वगैरह हैं। और सेटिस्फेक्शन होना एम्प्लॉई की पर्सनल जो डेवलपमेंट नीड्स हैं उसकी। इम्प्रूवमेंट होना परफॉर्मेंस की, किस तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, यानी कि जॉब के एनवायरनमेंट पे जो ट्रेनिंग दी जा रही होती है वो, और प्रोवाइड करते हुए हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल करियर मूव्स हैं। और इंक्रीज़ करना एम्प्लॉई की लॉयल्टी और मोटिवेशन, जिससे डिक्रीज़ हो जाए टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉई जो छोड़ के जा रहे होते हैं, जब मोटिवेट एम्प्लॉई होंगे तो फिर वो छोड़ के नहीं जाएंगे। और मेथड ऑफ डिटरमाइन करने का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को। नाउ डीमोशन जो है वो प्रमोशन की उलट है। जिस तरह किसी शख्स को प्रमोट किया जाता है अपर रैंक के ऊपर, उसका रैंक बढ़ा दिया जाता है, उसका लेवल जो है वो बढ़ा दिया जाता है। सो डीमोशन उलट होता है प्रमोशन का, यहाँ पर जो है वो डीमोट किया जाता है। सो ये जो है एसोसिएट है फेलियर के साथ भी, बट लिमिटेड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है फ्यूचर के अंदर होना। और फास्ट पेस होना टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंज होता जा रहा है। सो अब है करियर डेवलपमेंट। सो एक फॉर्मल अप्रोच जो कि लेती है ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प करे लोगों को उसके कि वो एक्वायर करें स्किल्स भी और एक्सपीरियंसेस जो कि ज़रूरत होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए करंट और फ्यूचर जॉब। उसके लिए हम करियर डेवलपमेंट की टर्म यूज़ करते हैं। और कंपनीज़ की जो पॉलिसी होती है, स्पेशली पॉलिसीज़ प्रमोशन के हवाले से, काउंसलिंग के हवाले से एम्प्लॉयज़ की अपॉर्चुनिटीज़ की एक्सेल करें, फ्यूचर में हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को कि वो डेवलप करें उनका करियर डेवलपमेंट के अंदर स्किल्स आ जाते हैं, एजुकेशन आती है, एक्सपीरियंस आती है, इसी के साथ साथ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन और रिफाइनमेंट टेक्निक जो कि अलाउ करती है इंडिविजुअल को कि वो बेटर वर्क कर सकें और ऐड की जाए वैल्यू। सो परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन होता है किसका, एबिलिटी का फंक्शन होता है। एक तो एबिलिटी आती है वो बेसिक स्किल्स जो कि इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं परफॉर्म करने के लिए, रिक्वायर्ड होते हैं कि सर्टेन परफॉर्मेंस दी जाए और परफॉर्मेंस का लेवल बढ़ता है। और इसके अलावा मोटिवेशन होती है ऐसी एक्टिविटीज़ इन HRM कंसर्न जो कि हेल्प कर रही हैं एम्प्लॉई को कि वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो एग्जर्ट करें, हाई एनर्जी लेवल, और परफॉर्मेंस मिले डिज़ायरेबल डायरेक्शन के अंदर। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है सर्कमस्टांसेस ऐसे जिसके अंडर परफॉर्मेंस जो है वो ऐसी होती है कि वो आइडियल हो या फिर वाइस वर्सा। नाउ दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टम है जिसके ज़रिए रिव्यू किया जाता है और इवेल्यूएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है एक इंडिविजुअल को या फिर टीम की भी जॉब परफॉर्मेंस, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि पूरी की टीम की भी जो टीम होती है, जैसे कि सेल्स टीम या कोई भी टीम है, तो उसकी भी जॉब परफॉर्मेंस जो है वो उसको इवेल्यूएट किया जाता है और उसको रिव्यू किया जाता है। और एक इफेक्टिव सिस्टम जो है वो असेस करता है अकम्पलिशमेंट जो कुछ अकम्पलिश किया है और इवॉल्व करता है प्लान जो है डेवलपमेंट के लिए। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो एक प्रोसेस होता है जो कि सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बाय हैविंग मैनेजर्स, और जो एम्प्लॉयज़ मिल के वर्क करते हैं कि सेट करें एक्सपेक्टेशन, रिव्यू करें रिजल्ट और रिवार्ड हो परफॉर्मेंस। और इसका गोल क्या होता है, प्रोवाइड करना एक एक्यूरेट पिक्चर जो है पास्ट की भी और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की। और इसको अचीव करने के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। नाउ दी रैंकिंग। अब हम रैंकिंग की बात करते हैं। सो रेटर सिंपली जो है वो क्या रखता है, तमाम एम्प्लॉय को रखता है एक गिवन ग्रुप में रैंक ऑर्डर में बेसिस के ऊपर ओवरऑल परफॉर्मेंस की। पेयर्ड कंपैरिजन जो है वो वेरिएशन होता है रैंकिंग मेथड का, जिसके अंदर शामिल है कंपेयर करना परफॉर्मेंस जो है हर एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय के साथ ग्रुप के अंदर। नाउ दी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। अगर हम इसकी बात करें, ये गोल ओरिएंटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो कि रिक्वायर करता है सुपरवाइज़र और एम्प्लॉय को कि वो डिटरमाइन करें ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए कि मीट करें वो ड्यूरिंग दी जो रेटिंग पीरियड है, और एम्प्लॉयज़ जो है वो अप्रेस करें कि हाउ वेल दे हैव अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। नाउ दी लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस। लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस में क्या होता है कि अनडिज़र्व या हाई या लो रेटिंग देना, लीनियंसी या स्ट्रिक्टनेस जब होगी। लीनियंसी होगी तो जाहिर बात है
हाई रेटिंग दी जाएंगी, अनडिज़र्व हाई, और स्ट्रिक्टनेस होगी तो अनडिज़र्व लो रेटिंग दे दी जाएगी। और सेंट्रल टेंडेंसी जब होती है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को इनकरेक्टली तौर पे ये रेट किया जाएगा कि एवरेज या फिर मिडिल ऑफ द स्केल, यानी कि हर एम्प्लॉय को तकरीबन एवरेज के करीब रेट किया जाएगा, चाहे वो एवरेज से आगे हो या एवरेज से नीचे हो। और परफॉर्मेंस अप्रेजल की हम बात करें, सो परफॉर्मेंस दी अप्रेजल मेथड, सो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन टिपिकली तौर पे प्रिपेयर किया जाता है कि स्पेसिफिक इंटरवल पे, और ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ये इवेल्यूशन जो है वो की जाती हैं या तो एनुअली या फिर सेमी एनुअली। और परफॉर्मेंस और जो अप्रेजल पीरियड है वो शुरू होता है हर एम्प्लॉय की जो डेट ऑफ हायर होती है, या फिर तमाम एम्प्लॉय जो है वो उनको इवेल्यूट किया जा सकता है सेम टाइम के ऊपर भी, ऐसा भी होता है। सो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम की हम बात करें, सो स्पेसिफिक प्रोग्राम जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयज़ पर्सनल प्रॉब्लम के साथ, और नो मैटर कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, एक चीज़ तो सर्टेन है वो ये कि चाहे प्रॉब्लम जो है वो जॉब स्ट्रेस है, लीगल है, मैरिटल, फाइनेंशियल या फिर हेल्थ रिलेटेड है, एक कॉमनली जो एग्जिस्ट कॉमनैलिटी जो एग्जिस्ट करती है, जो एक कॉमन चीज़ है वो ये है कि अगर एक एम्प्लॉय एक्सपीरियंस करता है एक पर्सनल प्रॉब्लम जल्द या बाद में, सो वो जो है मैनिफेस्ट करेगा उसको ख़ुद से वर्क प्लेस के ऊपर कुछ इस तरीके से, या तो उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर कमी होगी, या फिर वो एब्सेंट रहेगा, या फिर टर्नओवर होगा, यानी कि छोड़ के चला जाएगा, तो ऐसा होता है। सो एम्प्लॉयज़ को डील करने के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी क्या कर रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम। नाउ दी HR मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल, सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ कि वो मैनेज करें वर्क फोर्स ताकि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल किए जा सकें, और ये डिज़ायर्ड रिज़ल्ट जो है इनको बताया गया है जो अर्लियर चैप्टर्स हैं इस कोर्स के, एंड कैन बी अटेंड, इनको हासिल किया जा सकता है अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर सके अट्रैक्ट और सेलेक्ट करे, डेवलप करे और रिटेन करे वर्क फोर्स जो है सक्सेसफुल मैनर के अंदर। इन शॉर्ट के जो इफ़ेक्टिव हायरिंग और जो रिटेन करना है वर्क फोर्स को वो हेल्पफुल हो सकता है अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सो नाउ द जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, सो इससे पहले कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिटरमाइन कर सके रिलेटिव डिफ़िकल्टी या फिर वैल्यू जो है उसकी जॉब को, उसको पहले जो है वो डिफ़ाइन करना है उसका जो कंटेंट है जो कि वो नॉर्मली तौर पे करती है एनालाइज करते हुए जॉब्स। और जॉब एनालिसिस जो है सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है डिटरमाइन करने के लिए स्किल्स और नॉलेज जो कि रिक्वायर्ड होते हैं जॉब को परफॉर्म करने के लिए। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्राइमरी बाय प्रोडक्ट है जॉब एनालिसिस की, जिसके अंदर रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि डिस्क्राइब करता है जॉब ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो यूज़ होते हैं बहुत से डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जिनके अंदर जॉब इवेल्यूशन भी शामिल है। नाउ दी पे फॉर परफॉर्मेंस, पे फॉर परफॉर्मेंस से मुराद कोई भी कंपनसेशन मेथड होता है जो कि टाई करता है पे को क्वांटिटी के साथ या फिर जो क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ जो कि पर्सन प्रोड्यूस करता है। और वेरिएबल पे प्लान्स जो होते हैं ये जो है पे फॉर परफॉर्मेंस प्लान होते हैं जो कि एक पोर्शन रखते हैं एम्प्लॉई पे का रिस्क के ऊपर, और इन रिटर्न बदले में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको एडिशनल पे भी मिल सके। और गेन शेयरिंग प्लान होते हैं जो कि ग्रुप इंसेंटिव प्लान होते हैं, यानी कि पूरा ग्रुप को दिया जाएगा। डैट इसमें क्या होता है कि बहुत से या फिर तमाम एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं शामिल कॉमन एफर्ट के अंदर, उनके एफर्ट कॉमन होती है कि वो अचीव करें प्रोडक्टिविटी गोल। और स्टॉक ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट होते हैं कि परचेज़ किया जाए कंपनी स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर कुछ टाइम जो है फ्यूचर में। नाउ दी मोटिवेशन की अगर हम बात करते हैं, सो ये इनर ड्राइव है जो कि डायरेक्ट करती है एक पर्सन का बिहेवियर गोल्स की तरफ। मोटिवेशन की वजह से ही इंसान गोल की तरफ जाता है कि मैंने ये गोल अचीव करना है। मोटिवेशन को इस तरीके से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है कि एक प्रोसेस है जो कि एनर्जाइज करता है, डायरेक्ट करता है, सस्टेन करता है ह्यूमन बिहेवियर को। और HRM के अंदर जो टर्म है इससे मुराद पर्सन की डिज़ायर है कि वो करे बेस्ट पॉसिबल जॉब या फिर एग्जर्ट करे मैक्सिमम एफर्ट के परफॉर्म करे असाइन टास्क। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर मोटिवेशन का क्या है कि इसका जो बिहेवियर है वो है डायरेक्टेड टूवर्ड गोल। नाउ द मेजलोज नीड हायरार्की, सो मेजलो ने ऑर्गेनाइज की 5 मेजर टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड एक हायरार्की के अंदर।
और जो नीड हायरार्की इलस्ट्रेट करती है मैस्लो का जो कॉन्सेप्शन है कि लोग जो है वो सेटिस्फाई करें उनकी नीड स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर हम बॉटम से टॉप की तरफ देखते हैं, सो एक पूरा ऑर्डर दिया गया है मैस्लो की तरफ से। सबसे पहले जो है जो इसका एक पिरामिड सा है, वो उसके अंदर सबसे नीचे अगर हम देखें तो सबसे जो नीचे लेवल की जो नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड, जो कि बेसिक नीड्स आ जाती हैं, जैसे कि फूड, वाटर और शेल्टर वगैरह आ जाता है। बेसिक नीड है, बुनियादी नीड है ये इंसान की लिए मैस्लो के मुताबिक। उसके बाद हम इससे ऊपर चलते हैं। जब बेसिक नीड पूरी होगा तो फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होती है, किसी भी तरह के थ्रेट से बचना और डिप्रीवेशन से बचना। और यहाँ पे सेफ्टी से मुराद ये भी है कि एक तरफ तो इंसान जब कहीं जाए तो जाहिर बात है सेफ़ रहे, उसको किसी भी तरह का थ्रेट ना हो, किसी चोरी वगैरह का या फिर किसी रॉबर वगैरह से किसी भी इस तरह का थ्रेट ना हो। और फिर ये भी सेफ्टी होनी चाहिए कि जॉब की भी सेफ्टी हो, ये भी आ जाती है इसमें। तो हर तरह की सेफ्टी इसमें आ जाती है। इसके अलावा सोशल, फिर सेफ्टी भी मिल गई तो फिर सोशल तीसरा जो लेवल है। अब ये लेवल जो है, इंसान अकेला नहीं रह सकता, ज़ाहिर बात है उसको फ्रेंडशिप, अफेक्शन, बिलोंगिंग एंड लव, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे लोगों के साथ ही इंसान रह सकता है। तो तीसरी नीड फिर ये आती है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता। और फिर चौथी ईगो आ जाती है, जो कि इंडिपेंडेंस होना, अचीवमेंट होना, कुछ वो अचीव करे, उसके पास फ्रीडम हो, उसका स्टेटस हो, रिकग्नाइज़ किया जाए उसको कि उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ स्टीम हो, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि अपना ख़ुद का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ किया जाए, फुल पूरा। और बिकमिंग एवरीथिंग वन इज़ कैपेबल ऑफ, यानी कि वो सब कुछ बन जाए जो कैपेबल है, जिसकी कैपेबिलिटी है, काबिलियत है जो बनने की। नाउ दी मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी, जो कि दो तरह के मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करती है। थ्योरी एक्स कुछ इस तरीके के मैनेजर्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट व्यू है। अब हमारे यहाँ पे कई सारे जो ज़्यादातर आप देखते हैं ट्रेडिशनल किस्म के ही मैनेजर पाए जाते हैं। उनका ये सोचना होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो लेज़ी हैं, अनइंटरेस्टेड हैं वर्क में, और उनको ज़रूरत है कि ज़ाहिर बात है उनको एक तरह से दबाव डाला जाए एक तरह से। इसके मुकाबले में थ्योरी वाई के जो मैनेजर होते हैं वो एम्प्लॉई को देखते हैं एज अ क्रिएटिव देखते हैं, कॉम्प्लेक्स देखते हैं, मैच्योर इंडिविजुअल देखते हैं और इंटरेस्टेड देखते हैं उनको मीनिंगफुल वर्क में। सो थ्योरी वाई के मैनेजर काफ़ी पॉजिटिव रखते हैं सोच एम्प्लॉई के बारे में, जबकि थ्योरी एक्स के मैनेजर जो हमारे यहाँ नॉर्मली तौर पे होते हैं वो काफ़ी नेगेटिव रखते हैं। सो थ्योरी, अब जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ज़्यादा ज़ाहिर बात है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे थ्योरी वाई किस्म के मैनेजर भी होते हैं। नाउ दी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बताती है कि एक पर्सन की जो मोटिवेशन होती है, एग्जर्ट करती है सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट, जो है वो फंक्शन है तीन चीज़ों का है। एक तो एक्सपेक्टेंसी आ गई उसके अंदर, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंटलिटी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बैलेंस वी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो मोटिवेशन बराबर है ई बाई आई बाई वी के। ई जो है पर्सन की एक्सपेक्टेंसी होती है, जो कि उसकी एफर्ट से क्या होगा, परफॉर्मेंस होगी। आई रिप्रेजेंट करता है परसीव्ड रिलेशनशिप, जो है सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के दरमियान एंड और जो रिवार्ड हासिल करना है उसके दरमियान। वी से मुराद परसीव्ड वैल्यू, जो कि द पर्सन अटैचेस टू रिवार्ड, जो कि अटैच करता है रिवार्ड से। नाउ दी स्ट्रेस की हम बात करते हैं। सो ये बॉडी इज़ द बॉडीज़ नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन। नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होता है उस डिमांड के लिए जो कि की गई डिमांड के लिए जो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन होगा। और बहुत से रीजंस के लिए प्रोग्राम्स जो है वो डील कर रहे हैं स्ट्रेस के साथ, और उसकी जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बन रहे हैं पॉपुलर। और लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है लार्जली जो है डेडिकेशन और कमिटमेंट के ऊपर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की। और एम्प्लॉयज़ जो है वो इंक्रीजिंगली तौर पे होल्ड कर रहे हैं एम्प्लॉयर जो कि लायबल हैं इमोशनल प्रॉब्लम के लिए। दे क्लेम करते हैं कि वो वर्क रिलेटेड है। और स्ट्रेस रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो बन चुका है फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़। नाउ द हिप्नोसिस, एक अल्टर्ड स्टेट है कॉन्शियसनेस की, जो कि आर्टिफिशियली तौर पे इंड्यूस होती है और जो करेक्टराइज है बाय इंक्रीज होते हुए रिसेप्टिवनेस जो है सजेशन से। और बर्नआउट की अगर हम बात करें तो जो टोटल डिप्लीशन है फिज़िकल और मेंटल रिसोर्सेज, जो कि होता है एक्सेसिव स्ट्राइविंग से गोल के लिए, एक अनरियलिस्टिक वर्क रिलेटेड जो गोल है। और नाउ दी कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एक्सचेंज किया जाता है इन्फॉर्मेशन को और मीनिंग को भी बिटवीन पीपल। अब कम्युनिकेशन के ज़रिए क्या हो रहा है, एक्सचेंज की जा रही होती है इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही होती है दूसरे तक।
ये तब होती है जब एक पर्सन अंडरस्टैंड करता है और रिस्पॉन्ड देता है मीनिंग ऑफ मैसेज जो कि उसको किसी ने भेजा हुआ है। ज़ाहिर बात है, मैसेज एक शख्स के पास आता है तो वो उसको रिस्पॉन्ड देता है, तो वो कम्युनिकेशन हो रही होती है। और कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल हैं 5 मेन कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन सोर्स है, सिग्नल है, ट्रांसमिशन है, डेस्टिनेशन है, और इसके अलावा नॉइज़ भी आ जाती है। और अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है। अपवर्ड में क्या होता है कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो नीचे के लेवल के लोग हैं उनसे ऊपर के लेवल के लोगों तक कम्युनिकेशन जा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। अपने बॉस तक आप जो भी पैगाम पहुँचाएंगे तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन होगा। और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है, यानी कि ट्रांसमिट होता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, ऊपर के लेवल के लोगों से नीचे के लेवल के लोगों तक जाता है मामला यहाँ पर। बॉस अगर एम्प्लॉइज़ से, जो जाहिर बात है उसके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनसे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रही होती है। और इसके अलावा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी होती है, या फिर जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो है ज़ाहिर बात है सेम लेवल के लोगों के दरमियान होती है, ये डिपार्टमेंट्स के दरमियान भी होती है, और द पीपल इन द सेम डिपार्टमेंट के लोगों के दरमियान भी हो सकती है, या फिर दूसरे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है। नाउ दी नेगोशिएशन होती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए दो या ज़्यादा पार्टीज़ जो है वो रीच करते हैं एक म्यूचुअली एग्रीबल एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट हो जाता है उनके दरमियान, वो एग्री कर लेते हैं कि वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स और सर्विसेज। मैनेजर्स को ज़रूरत होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कि वो इफ़ेक्टिव हो आज की ग्लोबल डाइवर्स डायनामिक टीम ओरिएंटेड बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। और कल्चर जो है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है नेगोशिएशन प्रोसेस को। डिफरेंट कल्चर के अंदर डिफरेंट, ज़ाहिर बात है, नेगोशिएशन के स्टाइल और नेगोशिएशन का तरीका होता है। नाउ दी पावर। पावर क्या होती है? इज़ दी एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है एक पर्सन की कि वो इन्फ्लुएंस करे दूसरों तक। इज़ नॉट लिमिटेड टू मैनेजर। ज़ाहिर बात है इन्फ्लुएंस करना दूसरों को, अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर तक लिमिटेड हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैनेजर के पास ही पावर हो। और एम्प्लॉय जितने भी होते हैं तमाम लेवल के ऊपर, और आउटसाइडर जैसे कि कस्टमर, उन सब के पास एबिलिटी होती है कि इन्फ्लुएंस करें एक्शंस और एटीट्यूड जो है दूसरे लोगों की। तो हर किसी के पास एबिलिटी होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, तो जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा उसकी पावर होती है। समवन नीड टू हैव पावर। जाहिर बात है पावर की ज़रूरत है कि इन्फ्लुएंस किया जाए दूसरे लोगों को। एंड दोज विद इन्फ्लुएंस मे नॉट हैव पावर। ऑल्सो पावर इज़ नॉट सेम एज अथॉरिटी। और ये भी बात याद रखें आप कि पावर अथॉरिटी, ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी वाले के पास ही पावर हो। पावर और अथॉरिटी सेम नहीं है। अथॉरिटी का मतलब ये कि ऐसी पावर जो किसी पोजीशन की वजह से मिल रही है। अगर एक शख्स के पास कोई सीट है तो उसके पास जितनी भी पावर है वो सिर्फ तब तक है जब तक उसके पास वो सीट है। अगर वो सीट नहीं हो तो उसके पास कोई पावर नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पे दिया गया पावर ऑफ द सिक्योरिटी डायरेक्टर, तो जो भी पावर अथॉरिटी की वजह से है वो तब तक है जब तक वो सीट के ऊपर है। सीट नहीं तो कोई पावर नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी होगी तो पावर होगी, तो पावर कई तरीक़ों से आ सकती है। नाउ द स्टैट्यूटरी राइट। की स्टैट्यूटरी राइट जो है वो पाया जा सकता है लॉस के अंदर, जैसे कि सिविल राइट एक्ट है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, उसके अलावा हेल्थ एक्ट है, और नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट है। ये राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉई को डिस्क्रिमिनेशन से, कि उनके दरमियान फ़र्क किया जाए। इससे भी सेफ़ वर्किंग कंडीशन होना, ऐसी कंडीशन ज़ाहिर बात है जब वो वर्क कर रहे हैं तो उनका एनवायरनमेंट ऐसा हो जो कि सेफ़ हो, जो उनके लिए हार्मफुल ना हो, उनको नुकसान ना पहुँचाए। और राइट हो कि वो यूनियंस बना सके अपने राइट्स के लिए, कि फिर वो मिल के जो है ज़ाहिर बात है उनके राइट्स के लिए काम करें। अटेंडेंस होना कुछ इस तरीके से कि जैसे कि अनएक्सक्यूज एब्सेंस का होना, क्रॉनिक एब्सेंटिज्म होना, लिविंग होना विदाउट परमिशन। लीडरशिप की हम बात करते हैं। ये एक प्रोसेस है जहाँ पर पर्सन या लीडर जो है वो जो कि इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल को और ग्रुप्स को एक ऑर्गेनाइजेशन में, हेल्प करता है उनको कि इस्टेब्लिश करें गोल्स, गाइड करता है उनको कि अचीवमेंट किस तरीके से की जाए, गोल की अलाउ करता है उनको कि वो इफ़ेक्टिव हो एज अ रिज़ल्ट। लीडर जो है वो फिल करता है बहुत सी रोल को साइमल्टेनियसली, एक साथ कई सारे रोल को करता है वो। और लीडर ना सिर्फ इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, बल्कि वो इंट्रैक्ट भी होता है और मोटिवेट करता है। मैनेजर क्या करता है कि मैनेजर सिर्फ डायरेक्शन दे रहा होता है, जबकि लीडर खुद ज़ाहिर बात है फ्रंट से लीड करता है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ली जाए तो क्रिकेट टीम के अंदर ऐसा होता है।
कि जो कैप्टन अच्छा होता है वो खुद जो है ज़ाहिर बात है आपने देखा होगा कि खुद भी अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर जो है ज़ाहिर बात है जब वो खुद परफॉर्म अच्छा करता है तो फिर टीम भी वो भी मोटिवेट होती है और डील करता है वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ और दूसरे इश्यूज़ के साथ जो भी आते हैं। सो नाउ द पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी। सो ये जो थ्योरी है इसको डेवलप किया हाउस ने, और ये जो है बेस करती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के ऊपर, जो कि बताती है कि क्या एक पर्सन जो है वो मोटिवेट, वेदर अ पर्सन विल बी मोटिवेट, वो डिपेंड करता है कि क्या वो पर्सन बिलीव रखता है कि उसके पास एबिलिटी कि वो अकम्प्लिश करे टास्क, और डिज़ायर जो उसकी के वो करे। और ये थ्योरी कंक्लूड करती है कि लीडर को इंक्रीज़ करना चाहिए पर्सनल रिवार्ड। नाउ द रैंकिंग मेथड। सो रेटर्स जो है वो एग्जामाइन करते हैं डिस्क्रिप्शन जो है हर जॉब का जो कि इवेल्यूएट होती है हो रही है, और अरेंज करते हैं जॉब्स को ऑर्डर्स के अंदर, यानी कि ऑर्डर के मुताबिक अरेंज कर लेते हैं। उनकी जो वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू टू द कंपनी, कंपनी के हिसाब से जो वैल्यू होती है कि इस जॉब की इतनी वैल्यू है, दूसरी जॉब की इससे ज़्यादा वैल्यू है, तीसरी की उससे ज़्यादा वैल्यू है। तो इसको हम कहेंगे रैंकिंग करना, रैंक किया जाता है ना। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।